अस्सलाम वालेकुम। TCL स्पोर्ट्स लाउंज में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर अज़हर और मेरे साथ मौजूद हैं हर दफ़ा की तरह हमारे इन हाउस एनालिस्ट एंड स्पेशलिस्ट रेहानुल हक। हमारे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट पे थोड़ी सी, क्योंकि अभी हाल में ही जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो कुछ ट्रांसफर्स हुई और नई अपॉइंटमेंट्स हुई हेड कोचेस की, हमें मौका नहीं मिला कि हम उस पर बात करें, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी नज़र डालें और देखें कि उसका क्या असर पड़ेगा आगे चलकर डोमेस्टिक क्रिकेट पर। साथ ही साथ हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मैच की, जिसमें इंग्लैंड ने एक बहुत ही कन्विंसिंग विन हासिल की और अब इसका क्या मतलब है ओवरऑल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग पर, इस पर नज़र डालेंगे। साथ ही साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की आज एक दफ़ा फिर बात होगी, हम अपने आप को करेक्ट करेंगे पिछले शो से, और हम साथ ही साथ नज़र डालेंगे कि ला लीगा में जो इस दफ़ा बड़े मैचेस हुए, ख़ास तौर पर जो एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस वियारियल जो मैच हुआ उसमें क्या सूरत हाल रही, उस पर भी बात होगी। साथ ही साथ शो में आपके सवालात को भी हिस्सा बनाएंगे, आपके ट्वीट्स को भी शो का हिस्सा बनाएंगे, एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द कॉन्ट्रोवर्सी दैट सराउंडेड द F1 रेस दिस टाइम अराउंड इन दी बेल्जियन ग्रां प्री। सो काफ़ी लोडेड शो है हमारे पास, और शुरुआत रेहान सीधी तरह करते हैं, जंप करते हैं सीधा डोमेस्टिक क्रिकेट पर। डोमेस्टिक क्रिकेट पर हमने अब ये तीसरा सीज़न स्टार्ट होने लगा है जब से ये रिफॉर्म हुआ है। रिफॉर्म का मतलब ये कि 6 टीमें सेट हुई, उन 6 टीमों की फर्स्ट 11 बनी, सेकंड 11 बनी, अंडर 19 बनी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और उसका आगाज़ हुआ। और अब इस दफ़ा तो थोड़ा सा और नीचे जा रहे हैं, ग्रास रूट्स लेवल पे जा रहे हैं, सिटी क्रिकेट एसोसिएशन सेटअप हो रहे हैं, वो सब कुछ हमें नज़र आ रहा है। लेकिन पहला सीज़न हमने देखा, पहले 2 सीज़न में हमने बल्कि अपने शो में पहले एनालिसिस भी कर चुके हैं कि द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट had improved as far as the pitches were concerned, as far as the balls, मतलब ऑब्वियस बात है कोकोबरा चल रहा था, उसमें हमने देखा कि लंबी बारियां डली। लेकिन हमने पहले साल के बाद भी देखा कि जो विनिंग कोच था एक रीजन का वो रिप्लेस हो गया। इस साल हम देख रहे हैं कि इंटरनल ट्रांसफर्स इतनी ज़्यादा हुई हैं कि अगेन इट इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक हिट अ रीसेट बटन। और अभी तो आपको मैं बताता चलूँ, इन रीजन्स के दरमियान में भी ट्रेडिंग होती है, उन ट्रेड्स का हमें तो इन्फॉर्मेशन आ चुकी हुई है बिकॉज वी आर इन्वॉल्व इन द सर्किट, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट तक उस पर बात करना अभी कबल वक्त होगा। तो रेहान, व्हाट इज़ योर टेक ऑफ देम जस्ट शफलिंग देयर कोचेस एवरी सीजन? देखिए, मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि हम जब भी बात करें तो उसमें एक पॉजिटिव एलिमेंट लेके आएँ, लेकिन जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में जो पॉजिटिव चीज़ें आपने पॉइंट आउट ऑलरेडी कर दी हैं, पिचेस हैव बिकम ड्रास्टिकली बेटर, जो बॉल यूज़ हो रही हैं, ग्रेस की बॉल या कुकुबरा यूज़ हो रही हैं, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको आसानी होती है उसकी वजह से। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या पर्पज़ है? डोमेस्टिक क्रिकेट का पर्पज़ है कि आपने एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स क्रिएट करने हैं वो आर गुड इनफ कि जब आपकी इंटरनेशनल टीम को ज़रूरत हो तो वहाँ तक पहुँचे। ये आपकी फ़र्स्ट ईयर डोमेस्टिक का काम है। आपकी सेकंड ईयर डोमेस्टिक, जिसको आप बी टीम्स कह रहे हैं, उसका काम है कि जो लोकल टैलेंट है उसको लेकर ऊपर आया जाए। और वहाँ कहाँ से आएगा? अंडर 19 से। आपने कहा अंडर 19 सेटअप हुई या ये हुई, अंडर 19 या क्रिकेट एसोसिएशन सेटअप होने में इतना टाइम लगा, 1 साल से ऊपर हो गया, अब जाके हुआ, अभी भी आपको नहीं पता कि वो लोग किस तरह काम करेंगे। इसके बाद अगर आप आ जाएं कोचेस को स्विच करने में, अगर एज अ प्लेयर मैं एक अंडर 19 प्लेयर आ रहा हूँ नई टीम के अंदर, इवन अंडर 25 जितने भी प्लेयर्स हैं, उन्होंने पिछले साल अपने कोचेस को कुछ प्रूव किया कि आई एम गुड इनफ, मुझे आप इस टीम में खिलाएं, मेरी जगह बनती है। स्पेशली एग्जांपल मैं सेंट्रल पंजाब की दूंगा कि सेंट्रल पंजाब का जो आइडिया था कि सेंट्रल पंजाब ने कायद आज़म ट्रॉफी के अंदर, डिस्पाइट अ वेरी पुअर स्टार्ट टू द सीजन, दे एंडेड अप शेयरिंग द ट्रॉफी। डिस्पाइट अ पुअर स्टार्ट एंड मिसिंग सम बिग नेम्स, जब मेन मैचेस आए थे तो ना बाबर आजम थे, ना अजहर अली थे, ना नसीम शाह थे। आजम नहीं थे, अजहर अली नहीं थे, नसीम शाह नहीं थे, और जो बाकी बहुत मेजर नेम्स जो हैं उनको स्क्वाड में जगह नहीं मिली, जो कि कामरान अकमल फॉर एग्जांपल, उनको कायद आज़म ट्रॉफी के अंदर नहीं वो उस तरह खेले। उसकी वजह उन्होंने एक प्लेयर्स आइडेंटिफाई किया कि इन प्लेयर्स के साथ मैं फ्यूचर अपना डेवलप कर सकता हूँ। अब वो कोच के साथ प्लेयर्स का एक कंफर्ट लेवल हुआ, वो कोच से सीख रहे हैं, एक सिस्टम डेवलप हुआ। आपने क्या किया? आपने कोच को उठाकर दूसरी रीजन में भेज दिया। जिस रीजन में आपने भेजा हुआ है सदर्न पंजाब, जिसका कोच इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव कोचेज़ इन पाकिस्तान, अब्दुल रहमान। और उन्होंने एक साउथ पंजाब में एक अपनी टीम बिल्ड की, जिस तरह उनका कमबैक हुआ नेशनल T20 कप के अंदर कि वो कहाँ से फाइनल तक पहुँचे, दैट वाज एन अमेजिंग अचीवमेंट, अगेन यूजिंग रिलेटिवली यंगर प्लेयर्स। उन्होंने जो कप्तानी अपनी दी टीम की, वो शान मसूद के पास कप्तानी थी, वाइस कप्तान जो थे वो हुसैन तलत को बनाया गया।
एक आइडियोलॉजी आई कि अगले 3-4 साल का ये प्लान है, और क्या हुआ कि उनको भी आप शिफ्ट करके केपी ले गए। केपी के कोच अब्दुल रज़ाक को आप सेंट्रल पंजाब मैं बल्कि क्योंकि अगर आप सबके लिए ये ज़रा मुश्किल हो जाए ये सारा कुछ समझना, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने साथ साथ रखें। ये अब्दुर्रहमान साहब इस वक्त, बल्कि इनफैक्ट आपके सामने स्क्रीन पर भी होंगे, लेकिन ये तो इनकी आई थिंक बाग स्टैलियंस वाली अपॉइंटमेंट वाली थी। बट अब्दुर्रहमान साहब, मैं थोड़ा सा जल्दी से क्लियर कर दूं, सदर्न पंजाब से केपी गए हैं अब्दुर्रहमान साहब, विच आई टू बी ऑनेस्ट विद यू टेक्निकली मेरे नज़दीक वो इतनी बुरी डिसीजन इसलिए नहीं है क्योंकि अब्दुर्रहमान साहब उस इलाके के हैं और उस इलाके के साथ हमेशा मंसूब रहे हैं। पेशावर के साथ भी उन्होंने बड़ा काम किया था। बट आई नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, लेकिन मैं जस्ट क्विकली जस्ट रनिंग बाय अब्दुल रज़ाक साहब जो केपी के हेड कोच थे और तमाम तर टाइटल्स जीते थे, वो अब आ गए हैं सेंट्रल पंजाब में। सेंट्रल पंजाब के हेड कोच शाहिद अनवर साहब वो मूव कर गए हैं सदर्न पंजाब। बासित अली साहब जो सिंध के हेड कोच हैं वो अपनी सीट पर बरकरार रहे हैं। फैसल इकबाल साहब जो बलूचिस्तान के हेड कोच हैं वो अपनी सीट पर बरकरार रहे हैं। और नॉर्दर्न के हेड कोच पहले मोहम्मद वसीम साहब थे, बट जब से वो चीफ सेलेक्टर लगे थे तब से वो पोस्ट जो थी वो एम्प्टी थी आई बिलीव, बल्कि मसरूर प्रॉबली मसरूर साहब वाज हेल्पिंग आउट एज फार एज द ड्यूटीज़ वर कंसर्न। और वहाँ पर अब एजाज़ अहमद जूनियर अपॉइंट हुए हैं। एजाज़ अहमद जूनियर साहब वो जो पहले साल सेंट्रल पंजाब की तरफ से टाइटल्स जीते थे फॉर सेंट्रल पंजाब, सो ही हैज़ मेड अ रिटर्न इनटू द फर्स्ट 11। सो दिस इज़ जस्ट अ कंफ्यूजिंग समरी बट अ समरी। अब देखिए, आपने बात की कि अभी प्लेयर्स के ट्रेड हो रहे हैं, हम उसको नहीं डिस्कस कर सकते। स्पेसिफिक प्लेयर ट्रेड्स को मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन जो न्यूज़ सुनने में आ रही है वो ये आ रही है कि काफ़ी प्लेयर जो हैं वो जिधर पिछले साल वो सक्सेसफुल रहे उनको चेंज करके दूसरी टीमों में भेजा जा रहा है। आप मुझे कोई ये समझा दे कि अगर आपका एक प्लेयर एक रीजन से सक्सेसफुल रहा है तो वाई शुड ही नॉट कंटिन्यू प्लेइंग फॉर दैट रीजन? क्योंकि अगर वो वहाँ पर कंफर्टेबल है और अगर आपने उसको नेशनल टीम के लिए डेवलप करना है तो उसको वहाँ पे खेलना चाहिए। और अगर उसको आपने ट्रांसफ़र करना है कहीं तो उससे पूछ तो लें। प्लेयर से पूछा नहीं जा रहा। ये दुनिया में कौन से प्रोफेशन में होता है? दुनिया में कोई प्रोफेशन नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल आप मुल्तान के लिए काम कर रहे हैं, कल को आपको बगैर बताए आपको कह देंगे जी आपको हमने पेशावर ज़ल्मी या इस्लामाबाद यूनाइटेड या किसी फ्रेंचाइज में कर दिया और आपको पता ही ना हो, एंड यू हैव नो चॉइस। या आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, अगर आप डॉक्टर हैं, आप एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, अगले दिन आपको कॉल आए कि यार आप तुम दूसरे हॉस्पिटल जा रहे हो, आप पूछो पे वगैरह क्या मैं नेगोशिएट करूँ, उन्होंने कहा नहीं जी हो गया, आपसे नहीं पूछेंगे। दैट डजंट हैपन इन एनी प्रोफेशन। सो आई डू नॉट अंडरस्टैंड। आई थिंक सरकारी इदारों में तो यूँ तबादले हो जाते होते हैं लेकिन वो इदारा देखें, उस इदारे का आपस में कंपटीशन नहीं है। अभी तो हमने खैर वैसे क्योंकि ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया नहीं, लेकिन जब से इन रीजन्स के अपने अपने बोर्ड बने हैं या जो भी एसोसिएशंस बनी हैं उसमें हमें ये भी नहीं पता ना कि वो जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनकी कहाँ तक इन्वॉल्वमेंट है, कितनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो दैट माइट बी अनदर एंगल टू ऑल ऑफ दिस कि मे बी हर बोर्ड की अपनी विजन हो कि यार मैं अपने रीजन से मैं अपने रीजन के लड़के ज़्यादा खिलाना चाहता हूँ। दैट मेक्स लेकिन दैट समझे उस इलाके से ज़्यादा लोग आना चाहते हैं। दैट वुड मेक सेंस अगर आपकी कोई 12, 13, 14 टीमें होती हैं, आपकी 6 टीमें हैं, ठीक है। 6 टीमों का मतलब ये है कि अगर आप पंजाब को और सिंध को आप सिर्फ कहेंगे जी अपने लोकल्स खिलाने हैं उन्होंने, तो उनके कितने हाई क्वालिटी प्लेयर्स हैं जो 11 में नहीं खेलेंगे और वो फिर उनकी वो सरप्लस टू रिक्वायरमेंट होगी, उनके लिए कोई टीम नहीं बचेगी। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जी सदर्न पंजाब और केपी के लोग जो हैं वो अपनी टीम्स में ही खेलेंगे। क्योंकि अगर हम पिछले साल की टीम्स का मुवाजना करें तो आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमारे दिमाग में ये होता है कि जब हम सुनते हैं कि सिंध वर्सेस बलूचिस्तान है या बलूचिस्तान की टीम है तो हम समझते हैं कि अच्छा यहाँ पे बलूचिस्तान का टैलेंट पूल बन रहा है, यहाँ पे सिंध का टैलेंट पूल बन रहा है या केपी का बन रहा है या सो ऑन एंड सो फोर्थ। जबकि जब आप इनकी टीम्स को डिटेल में स्टडी करें तो आपको पता चलता है कि ठीक है सिंध वॉज प्रिडोमिनेंटली आई थिंक मोस्टली फ्रॉम सिंध, लेकिन अगर आप नॉर्दर्न को देखें तो नॉर्दर्न वॉज अ मिक्सचर ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम ऑल ओवर। सिमिलरली अगर आप बलूचिस्तान को देखें तो बलूचिस्तान में तो बहुत ज़्यादा पंजाब के खिलाड़ी खेल रहे थे क्योंकि वहाँ पर भी इस वक्त उस तरीके से टैलेंट पूल अवेलेबल ही नहीं है। अगर आप इन्हें रिस्ट्रिक्ट कर देंगे अपने रीजन के ही खाली खिलाड़ी उठाने को तो इट विल बी अ वेरी लॉपसाइडेड। जो आपका मकसद ये था ना 6 टीमें हमने इसलिए क्रिएट करनी है, कंपटीशन इंक्रीज़ हो। कंपटीशन किस तरह इंक्रीज़ होगा जब आपको पता है कि आपके जो 2 मेजर सेंटर्स हैं विच इज़ कराची, लाहौर, आपके जो 2 मेजर सेंटर्स हैं, अगर प्लेयर कोई किसी और रीजन से आता भी है तो वो अर्ली एज के अंदर वो कराची या लाहौर जाता है अपनी क्रिकेट स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। उसमें काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। यूनुस खान इज़ वन एग्जांपल, लाला इज़ वन एग्जांपल, उसके अलावा इवन समवन लाइक शान मसूद हु आल्सो
जो है वो कराची के साथ उनकी एसोसिएशन है बिकॉज ही वांटेड टू प्ले क्रिकेट देयर। तो उसकी वजह से फिर क्या होगा कि सारा जब आपका टैलेंट पूल एक दो रीजन्स के पास चला जाएगा तो कंपटीशन तो नहीं रहेगा। जहाँ तक बात है कि लोकल टैलेंट प्रोड्यूस करना अंडर 19 अंडर 15 टीम का काम है, आपकी बी टीम का काम है। आपकी जो ऊपर वाली टीम्स है, अगर आपने 6 टीमें रखी हैं, अच्छा, दे हैव टू बी द क्रीम ऑफ द क्रॉप। एंड सेकेंडली मुझे ये बताएं कि आप एक साइड पे ये कह रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया का मॉडल फॉलो कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के मॉडल में ये नहीं होता कि उनकी जो टॉप टीयर टीम है, जो उनकी टॉप टीयर फर्स्ट क्लास टीम्स हैं, वो सिर्फ अपने एरिया से नहीं आते उनके प्लेयर्स, उनकी ट्रांसफ़र होती हैं और सबसे बड़ी बात प्लेयर से पूछा जाता है। ठीक है, ये मुझे I mean, ये वाली बहुत सिग्निफिकेंट इसलिए I don't want to use this word, but it actually makes sense now कि it's almost a human right violation कि आप किसी को पूछे बगैर, ठीक है। No, but yeah, this is very like आप किसी इंसान को उसकी मर्जी के बगैर किस तरह मूव कर सकते हैं, दैट इज माय क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर मैं फिर थोड़ा आप सा पूछते और भी हैं, सिंपलीफाई करता हूँ। फिर आप पूछते हैं कि जी प्लेयर्स छोड़ के क्यों चले जाते हैं, या समी असलम क्यों छोड़ के अमेरिका गए, या बाकी प्लेयर्स जिनको इस वक्त ऑफर्स आ रहे हैं। और मैं व्यूअर्स को ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा ऑफर्स आ रही हैं इस वक्त यूएस क्रिकेट से और जो आपके एसोसिएट क्रिकेट बोर्ड्स हैं। और अगर आप अपना ये पाकिस्तान डजंट गेट देयर एक्ट टुगेदर, तो आपका इतना ज़्यादा टैलेंट पूल है जो कि बिटवीन द एज ऑफ लेट्स से 20 to 28 यू विल लूज आउट ऑन देम। आप कभी उनको डोमेस्टिक खेलते भी नहीं देखेंगे, फिर आपको एकदम रियलाइज़ होगा कि ओ माय गॉड, दिस इज़ अ रियली गुड प्लेयर। जो आपने ऑलरेडी आपके सामने एग्जांपल्स हैं कि इमरान ताहिर इज़ वन ऑफ माय फेवरेट एग्जांपल्स। डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी देर खेले, उसके बाद उनको साउथ अफ्रीका जाके खेलना पड़ा। ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट वाइट बॉल बॉलर्स इन द वर्ल्ड, नॉट द बेस्ट। मैं तो इस बात का ओपिनियन रखता हूँ। वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन मैं रेहान की बात को मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो वो ये है कि देखें, जो आपकी टॉप जो फर्स्ट 11 होती हैं, दे हैव टू बी कंपेटिटिव, दे हैव टू बी मतलब आप उसमें से क्रीम ऑफ द क्रॉप को ड्राफ्ट करें, सारा कुछ करें। इट इज़ द सेकेंड 11s, द अंडर 19s एंड द अदर टीम्स वे जहाँ पर आपको लोकल टैलेंट को फ्लरिश करना चाहिए ताकि वो उतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो फिर अपनी जगह बनाए इनटू द फर्स्ट 11। और ये जो बात करें कि बगैर बात किए, बगैर प्लेयर से मशावरत के उसे अगर मूव कर दिया जाता है, तो ये इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि एक कोच के साथ या एक सिस्टम में एक प्लेयर अपनी पोजीशन पे खेल रहा होता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर सुहेब मकसूद को पिछला पूरा साल नंबर 3 पे खिलाया गया बाय सदर्न पंजाब, तो वो आपको तो पता है कि पाकिस्तान में तो वो मोस्टली मिडिल टू लोअर मिडिल ऑर्डर खेलते रहे हैं। तो जब वो कोई दूसरे कोच के पास जाएंगे हाइपोथेटिकली, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसे नंबर 3 पर या उस पोजीशन पे खिलाए जिस पे सुहेब मकसूद अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है। ही विल हैव टू प्रूव हिमसेल्फ वंस मोर टू दैट सेल्फ वाली बात तो बाद में आती है। आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। लेट्स से आप एक हाई क्वालिटी एक प्लेयर है, ठीक है, लेट्स से जो मैं हूँ, हाँ ठीक है, चलें, आप एक हाई क्वालिटी प्लेयर है, ठीक है, आपने एक टीम के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब आपको सडनली ये पता चलता है कि मैं इस टीम में नहीं, मैं दूसरी टीम में जा रहा हूँ, ठीक है। एटलीस्ट उसको ये राइट तो दें कि वो दूसरी टीम से नेगोशिएट कर सके कि यार ओके फाइन, आई विल कम टू योर टीम, मेरे ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मेरा ये रोल होगा, मैं इस पे खेलूंगा। मीट मी, नॉट सेइंग कि मेरी हर बात मानो, मीट मी हाफ वे। अब तो ये है कि जो बेसिकली आपके जो बिगेस्ट, मैं बार बार कहता हूँ किसी भी स्पोर्ट में जो स्पोर्ट्स मैन है, दे आर योर एसेट्स। ठीक हो गया, ठीक है। हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, आप और मैं दोनों क्रिकेट में काम करते हैं, हम स्टार्स नहीं हैं, हम स्टार्स क्रिकेटर्स हैं। जब तक उनसे उनकी मर्जी नहीं पूछी जाएगी, जब तक उनको एम्पावर नहीं किया जाएगा, देयर इज़ नो वे कि लॉन्ग टर्म में सक्सेस आपके पास आएगी। ठीक है जी, वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच पे भी बात करेंगे, प्लस वी हैव अ लॉट ऑफ फुटबॉल टू डिस्कस टुडे। देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। ब्रेक पे जाने से पहले हम डोमेस्टिक क्रिकेट पे बात कर रहे थे, ख़ास तौर पर जो कोचेस की तकर्री हुई है और साथ ही साथ जो प्लेयर्स की अपट्रेड वहाँ पे रीजन्स के बीच में स्टार्ट हुई है, उस पर बात हो रही थी। तो रेहान, एनी क्लोजिंग थॉट्स ऑन दैट बिफोर वी मूव ऑन टू एनी अदर टॉपिक? आई थिंक अभी जब मेरा लास्ट थॉट इस पे है कि अभी जब टीम्स आएंगी, अभी तो टीम्स नहीं आई, प्लेयर्स को काफ़ी हद तक पता चल गया है कि वो कहाँ मूव कर रहे हैं। आप ये देखिएगा कि द आइडिया ऑफ द 6 टीम इज़ टू हैव द क्रीम ऑफ द क्रॉप प्लेइंग द टॉप टियर, एंड देन उसके अलावा आपके नीचे जो हैं, अगर आपने वो आइडिया ही नहीं फॉलो करना जिसके ऊपर बना है, अगर आप कॉपी एक
एक किसी का कॉपी कर रहे हैं मॉडल विच इज़ एन ऑस्ट्रेलियन मॉडल, उससे तो copy एटलीस्ट सही उसको तरह करें। कॉपी ठीक कर लें. दैट इज़ माई लास्ट थॉट ऑन दिस. ठीक हो गया जी, एटलीस्ट उसे कॉपी सही तरीके से करें. डोमेस्टिक जी बहुत जल्द आई बिलीव 10 सितंबर तक ये सारे एक्सपेक्टेड ने अपने ज्वाइन कर जाएंगे, स्क्वाड्स भी अनाउंस हो जाएंगी तब तक. आई बिलीव अभी ऑलरेडी कैंप्स वगैरह तो चल रहे हैं रीजन्स के, तो जैसे जैसे आने वाले दिनों में इस पर अपडेट मिलेगी तो उस पर हम ज़रूर बात करेंगे. इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, दूसरा टेस्ट मैच जिसमें इसमें जब इंडिया को 78 पर ऑल आउट कर दिया था इंग्लैंड ने, तो काफ़ी हद तक सूरत हाल, या वो कहते हैं ना राइटिंग ऑन द वॉल, बिल्कुल ऑब्वियस थी कि ये मैच किस डायरेक्शन में जा रहा है. फिर हमने देखा कि इंग्लैंड की टीम ने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग परफॉर्मेंस दी. उनके टॉप 4 ने स्कोर किया, रूट ने सेंचुरी की, मलान वापस आए उन्होंने 70 किया, हसीब हमीद ने 60+ स्कोर किया. एंड वी सॉ अ गुड बैटिंग परफॉर्मेंस, जो रिहान ने पिछले शो में भी बताया था कि इतनी कंसिस्टेंट टॉप ऑर्डर बैटिंग परफॉर्मेंस इज़ ऑल्सो रेयर आजकल के दिनों में. लेकिन फिर हमने ये देखा कि जब इंडिया की बैटिंग की बारी आई, चेतेश्वर पुजारा ने एक लंबी इनिंग्स खेली और लिटरली हमें नज़र आया कि ओके, ये कोई ना कोई मैच की सूरत हाल या किसी ना किसी तरीके से खींच सकते हैं. जब उन्होंने दिन का इख्तिताम किया, आई बिलीव जब उनका 218 था फॉर 2 प्रॉबली, राइट. और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि जब मैच का आगाज़ हुआ, उसके जो विच हैव टर्न्ड आउट टू बी द लास्ट डे ऑफ द गेम, और उसमें फिर एकदम से इंडियन कोलैप्स हुआ एंड द मैच वाज वन बाय इंग्लैंड. बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी बाय द इंग्लिश सीमर्स, लेकिन सवालिया निशान खड़े हुए इंडियन बैटिंग पर. और ये अब की बात नहीं है रिहान, पिछले दोनों मैचेस को सामने रखते हुए, बल्कि विराट कोहली की जो रन ऑफ फॉर्म है उस पर तो ज़्यादा तनकीद इसलिए बनी, ऑब्वियसली ही इज़ विराट कोहली, उससे आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतनी लंबी स्ट्रीक हो उनकी विदाउट अ टर्न, विदाउट अ सेंचुरी. तो विराट कोहली पे बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठे. आई बिलीव साथ साथ ऋषभ पंत पे बहुत ज़्यादा बातें उठी. कोहली पे तो मैं इसलिए कोई बात ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि आज आप तनकीद करेंगे, कल वो 200 मार देगा. योर वर्ड्स एग्जैक्टली. लेकिन लेट्स टॉक अबाउट ऋषभ पंत. अच्छा, ऋषभ पंत की बहुत इंटरेस्टिंग जो एक स्टार्ट है वो ये है कि ऋषभ पंत व्हेन ही प्लेज इन इंग्लैंड या सीमिंग कंडीशन में, तो अगर वो डिफेंड करे बॉल तो हर 28 बॉलों बाद आउट होगा. तो अगर वो डिफेंड कर रहा है तो चांसेस ऑफ हिम गेटिंग आउट इज़ रफली अराउंड 28-29 बॉल्स के ऊपर वो आउट हो रहा है. अब इंडिया में भी टेस्ट क्रिकेट में जब पंत नए नए आए थे तो पंत से एक्सपेक्टेशन थी, और पंत पे क्रिटिसिज्म भी ये था कि शॉटें बहुत मारता है, या द वे ही गेट्स आउट ही लुक इट्स अनबिलीवेबल कि उसने क्या शॉट मारी. लेकिन पंत के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसका डिफेंस इज़ नॉट गुड इनफ कि वो 30 बॉलें डिफेंड कर ले और वो 30 बॉलों में उसका 5-6 स्कोर हो, या यू नो ही प्लेज एट लॉन्ग इनिंग्स. हिज बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज़ एक्चुअली अटैक विच इज़ अ क्लीशे इन स्पोर्ट, बट वो जिस तरह के उसका बैटिंग स्टांस है, जिस तरह वो खेलता है, अगर आपने उससे रन करवाने हैं तो उसको थोड़ा सा फ्रीडम आपको देना पड़ेगा. इन पिचेस के ऊपर आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि पंत जो है वो डिफेंड करता रहेगा एंड यू नो देन ही एंड अप स्कोरिंग रन्स. दैट्स वन थिंग. द अदर थिंग इज़ जो आपने कोलैप्स की बात की, इंडिया की जो टेल ने इससे पिछले टेस्ट मैच में लॉर्ड्स वाले टेस्ट मैच के अंदर स्कोर किया था, दैट इज अ वन ऑफ, एंड वो जिताया था. या बट दैट इज अ वन ऑफ. इंडियाज टेल इजंट ग्रेट, ठीक है. और उसके बाद सारों ने सारे बात करना, बट व्हाट अ वन ऑफ यार. या बट दिस हैपेंस ना इन क्रिकेट, दिस हैपेंस के जिस तरह वेस्ट इंडीज़ जो पहला था उसमें रोज की जो इनिंग्स थी अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट ऑल्सो लाइक अ नंबर 8 स्कोरिंग दोज मैनी रन्स इज नॉट एक्सपेक्टेड. सो इंडिया का collapse wasn't as surprising given that पंत खेल रहे थे. पंत के नीचे जो बॉलर्स थे, they're not basically जडेजा के अलावा they're not equipped कि वो हर मैच के अंदर आके कंसिस्टेंटली स्कोर करेंगे. और जो सबसे मेजर इशू इंडिया फेस कर रहा है इस वक्त, वो इंडिया फेस कर रहा है रहाने की फॉर्म. रहाने वॉज द गाय इंडिया जिसके ऊपर रिलाई करता था, जब ये अवे टूर आता था रहाने पे रिलाई करते थे टू गेट देम दोज रन्स. ही इज़ नॉट इन फॉर्म. आपका, मैं हमेशा बात करता हूँ, आपके ओपनर्स और नंबर 3 जो है उनकी एवरेजेस मिड-30s में भी हो तो कोई मसला नहीं. उसकी वजह ये पूरी दुनिया में यही है. लेकिन नंबर 4-5 आपके जो मेन प्लेयर्स हैं, बिकॉज कोहली इज़ आउट ऑफ फॉर्म, इज़ नॉट स्कोरिंग एज मेनी रन्स, तो रहाने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. पर रहाने अपने पिछले 48 उनकी तकरीबन कोई इनिंग्स है जिसमें उनकी 30-33 की एवरेज है, जिससे आपको ये शो होता है कि अगर 2 बंदे आपके मिडिल ऑर्डर में आउट ऑफ फॉर्म हो और आपकी बाकी टीम क्लिक कर भी रही हो तो दैट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम. दैट इज़ वाई टेस्ट क्रिकेट में नंबर 4 और नंबर 5 जो हैं पोजीशंस, दे शुड बी योर बेस्ट बैट्समैन, दे स्कोर मोस्ट ऑफ योर रन्स. ठीक है. तो बिकॉज इंडिया के वो दोनों आउट ऑफ फॉर्म है इसलिए उन्होंने इस मैच में स्ट्रगल किया. दैट सेड, इंडिया वर बोल्ड आउट फॉर 30 ऑड इन ऑस्ट्रेलिया एंड दे एंडेड अप विनिंग द सीरीज.
दे हैव इनफ रिसोर्सेज कि उनके ओपनर्स आर एक्चुअली डूइंग रियली वेल. शर्मा एंड राहुल आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतना अच्छा इंग्लैंड में करेंगे. पुजारा बिफोर द लास्ट टेस्ट मैच वाजंट इन ग्रेट फॉर्म, इज बैक इन फॉर्म, तो उनका टॉप 3 तो कर रहा है. अब उनका नहीं, लेकिन पुजारा का भी जो आप कह रहे हैं कि वाजंट इन ग्रेट फॉर्म, तो बल्कि रोहित शर्मा की एक स्टेटमेंट थी कि आप रन वाइज ठीक है, आप कह सकते हैं कि वो रन्स नहीं ले रहे थे, लेकिन वो उतनी बॉलें कंज्यूम कर रहे थे एंड ही वाज डूइंग हिज जॉब. एग्जैक्टली. और अगर वो टीम, और उन्होंने कहा कि जी हमारे कभी भी ड्रेसिंग रूम में ये वाली बात नहीं हुई कि इसके जो रिटर्न ऑन रन्स है वो कम है. देखिए, मैंने पिछले मैच में एक ट्वीट भी की थी जिस पे काफ़ी तनकीद हुई थी. वो ये थी कि पुजारा की जो इनिंग्स थी दैट सेट अप द विन फॉर इंडिया. उसकी वजह यह है कि जब पुजारा बैटिंग करने आया तो इंग्लैंड जो था वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था लॉर्ड्स टेस्ट मैच के अंदर. पुजारा ने बेसिकली इतनी गेंदें खेलनी कि चांसेस ऑफ इंग्लैंड विनिंग वर रिड्यूस्ड, के ड्रॉ के ज़्यादा चांस हो गए. ही प्लेड सो मैनी बॉल्स, ठीक है. दैट्स व्हाई डिड दैट अलाउड इंडिया, तो कि जब उनकी टेल ने स्कोर किया तो इंडिया कुड देन अटैक इंग्लैंड व्हेन दे वर बॉलिंग, because all those balls were consumed by Pujara and that's his job. That's why I'm saying India ka 1, 2, 3 is right now doing its job. It's the number 4 and 5 Kohli and Rahane who are the major issues for India right now. Even पंत की अगर आप बात करें, जो मैंने आपको कहा 28 बॉलों वाला, अगर वो अपनी नॉर्मल गेम खेलता है, if your number 7 is scoring around 30-40 runs, तो that's really useful, especially batting with that tail because he has to attack, he has no other option. ठीक हो गया. अच्छा, क्विकली लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस. वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में इस वक्त पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज़ था, अब तो आई थिंक परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स पर रैंकिंग बनी है, क्योंकि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ दोनों 50% पॉइंट्स जीतने में कामयाब रहे थे. इस वक्त ये दोनों टीमें उनसे नीचे हैं क्योंकि इनका एक मैच रहता है, एक वॉश आउट हुआ है, 38% पर हुए में. सो ओके, सो डू द मैथ फॉर अस. क्या सूरत हाल हो अगले मैच में ताकि पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज़ रिमेन ऑन द टॉप? well, पाकिस्तान रिमेन ऑन द टॉप. आई थिंक नो मैटर हु विंस, अगर इंग्लैंड जीतता है या इंडिया जीतता है, तो दिस वुड बी द फोर्थ टेस्ट इन द सीरीज. उनकी 50% ही होगी, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती. तो पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज विल स्टिल बी द टॉप 2 along with these two, one of these two teams. If it's a draw, then it's great for Pakistan. Then that will be brilliant for Pakistan. So I think कि मेरा ये सवाल पूछने का मकसद ये था कि जहाँ पाकिस्तान ने जब दूसरा टेस्ट मैच जीता था ना, ये प्रॉब्ली मैं टॉपिक से हट के बात कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट मैच जीता था तो रेहान, मुझे वो पहले टेस्ट मैच की लॉस और भी ज़्यादा थी इस बात पे कि दिस वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. आई थिंक वो जो पहला टेस्ट मैच है, I've looked at it again and उसमें अगेन आपकी टीम ने ऑलमोस्ट 170 डिफेंड किया. पाकिस्तान शुड बी रियली हैप्पी विद द बॉलिंग एफर्ट, स्पेशली ऑफ द फास्ट बॉलर्स. आई थिंक अब्बास ने एक एंड कंट्रोल किया, शाहीन बोल्ड वेल, हसन बोल्ड वेल, फ़हीम बोल्ड वेल. उसमें यासिर वाज अ क्वेश्चन मार्क, लेकिन वो आपको बैटिंग अपनी सॉर्ट आउट करनी थी. जो सेकंड मैच में जैसे ही आपकी बैटिंग सॉर्ट आउट हुई तो यू हैड, आपके इस वक्त पाकिस्तान इज़ लकी के बहुत देर बाद आपको ये पता है कि आप 20 विकेट्स ले सकते हैं. ठीक हो गया, ठीक है. जब अगला टेस्ट मैच होगा जी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, तो उस पर भी ज़रूर बात करेंगे. वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो विल टॉक अबाउट फुटबॉल, विल टॉक अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विल टॉक अबाउट एटलेटिको मैड्रिड एंड विल ऑल्सो टॉक अबाउट आर्सेनल. सो स्टे ट्यून्ड. देखते हैं स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर. अब बात करेंगे हम फुटबॉल की, और फुटबॉल में भी जो अभी तक सबसे बड़ी खबर चल रही है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ट्रांसफ़र है टू मैनचेस्टर. मैं ये नहीं कहूँगा कि सिटी और यूनाइटेड, क्योंकि पिछली दफ़ा हमने सिटी कहा था और बाय द टाइम शो रिकॉर्ड होके ख़त्म होके ऑन एयर भी आ गया तो उस वक्त पता चला कि जी रोनाल्डो साहब यूनाइटेड चले गए हैं. बट ऑन अ सीरियस नोट, मुझे पता है कि मैंने कहा था कि उस तरीके से इमोशनल अटैचमेंट रोनाल्डो की नहीं है. I don't know what to say. I apologize to all the United fans. I guess I was wrong. Yes. I think the other thing is, जो आपने emotional attachment की बात की, one of the things is कि the reports that have come out are कि Cristiano Ronaldo को actually Rio Ferdinand left him a message. Some of his Bruno Fernandes, some of his former teammates जो उसके साथ खेले, उन्होंने उनको मैसेज किया to the point that some of them actually said to him कि the love that you get in England और वो सारा कुछ है, वो अपनी legacy ना destroy करो. तो इवेंचुअली यूनाइटेड ने उस दिन भी जब आप बात करते, मैंने कहा, जब यूनाइटेड फैंस गुस्सा कर रहे थे कि सिटी ना आ जाए, तब मैं कहता हूँ यूनाइटेड बिड कर दे, बिकॉज इफ दे पे लाइक द ट्रांसफर फी इज नॉट द इशू. इट वाजंट द इशू. द इशू वाज आर यू गोइंग टू अफोर्ड द वेजेस, एंड यूनाइटेड कैन. इस वक्त अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो द मसल पावर, फाइनेंशियल मसल पावर दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव is के despite the fact that they have not been successful, they're still spending a lot of money
उनके वेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, उसके बावजूद उनके पास इतने पैसे हैं कि दे कैन प्रॉबेबली अफोर्ड एनीवन इन द वर्ल्ड। एंड बेसिकली क्रिस्टियानो के आने से एक चीज़ होगी जो उस दिन मैं बात कर रहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड or struggle against teams who sit back against them. On the counter, they are a wonderful team. अभी भी उनका डिफेंसिव मिडफील्ड इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम और पॉगबा को ज़बरदस्ती वो फिक्स करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आने से ये एक चीज़ होगी कि अगर आप 10 मैचेस खेल रहे हैं उसमें से 7 में तो वो गोल करेगा, वो जिस तरह मर्जी का गोल करे, ही विल स्कोर अ गोल। So you're almost already going into a match knowing कि you're 1-0 up, and that's something that United are better at. And no, अगर वो 36 साल का हो गया, जो मर्जी उसके मसले हैं, one thing is guaranteed, अगर वो पूरे मैच में कुछ भी नहीं करेगा ना, वो गोल फिर भी करेगा। And that's just how he is. And I actually want this Premier League season to be close. अच्छा, नहीं ठीक है, मुझे आप ये बताएं, मैं वही बात करने लगा था कि बल्कि हमारे पास ट्वीट्स भी आए हुए हैं, लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल हैं, क्योंकि जब एक दफ़ा रोनाल्डो का पता चल गया कि जी रोनाल्डो अब चले गए हैं, तो यूनाइटेड फैंस के काफ़ी ज़्यादा सवाल आने शुरू हो गए। हम ज़रा स्क्रीन पर अपने सामने रखते हैं ट्वीट्स। एक ट्वीट तो हमें इसी तरह आया कि जी अगर अब वो आ गए हैं, यूनाइटेड आ गए हैं, हसनैन शाह का ये ट्वीट है कि अगर वो अब आ गए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो क्या ये मतलब है कि दे कैन विन प्रीमियर लीग एंड द चैम्पियंस लीग? डिफेंसिवली मतलब सिर्फ एक आई थिंक होल्डिंग मिडफील्डर का मसला चल रहा है, बाकी तो अब तो ऑन पेपर इनका डिफेंस भी ठीक है। जो डिफेंसिवली होल्डिंग मिडफील्डर का इशू चल रहा है ना, वो उसकी वजह से उनकी सारी टीम का जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है। बिकॉज एक्सपेक्टिंग पॉगबा टू डू द डबल पिवट रोल इज़ इनसेन। ठीक है, आप क्या करते हैं कि आप यू हैव सीन इट, लाइक आपके पास एक्चुअली प्रूफ है कि जब पॉगबा को आप एक सर्टन फ्रीडम देते हैं तो वो क्या कर सकता है। ऑलरेडी हैज़ 5 assists दिस सीजन व्हेन ही इज़ बीन गिवन दैट फ्रीडम। तो अब आप उसको वो कर रहे हैं, फ्रेड उसके साथ खेलते हैं। फ्रेड आई मीन एट मैनचेस्टर यूनाइटेड स्पेशली जितना इस सीज़न वो खेले हैं, ही लुक्स वेरी आउट ऑफ प्लेस। कल जो उनका वुल्व्स के साथ मैच था उसके अंदर अगर राफा वरान और डगेया ना होते तो यूनाइटेड वुड हैव लॉस्ट दैट मैच बाय अ कपल ऑफ गोल्स एट लीस्ट एंड दे वन 1-0। ठीक है, बिकॉज लाइक इट वॉज सरप्राइजिंग। आई मीन वरान ने इशूज़ मैड्रिड में भी फेस किए थे कि जब भी कैसेमीरो इंजर होता था तो ही वुड बी एक्सपोज्ड, बट ही ऑलवेज हैड रामोस विद हिम एंड यू नो एटलीस्ट आपको पता था कि इतनी दफ़ा कोई सेंटर से नहीं आ रहा। द अमाउंट ऑफ टाइम्स वुल्व्स ब्रोक थ्रू द सेंटर एंड फ्रेड बीइंग ऑल ओवर द प्लेस एंड उसकी पोजीशनिंग, इट आई कुडंट अंडरस्टैंड कि अगर वो उस पोजीशन पे खेला तो व्हाट इज ही डूइंग ऑन द राइट। ठीक है, एंड सो दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम एंड देन पॉगबा हैज टू कवर हिज पोजीशन एंड दैट डिस्ट्रॉयज द बैलेंस। In terms of can they win the league title or not, with Cristiano's goals they will be up there, but they are not the favorites. They're definitely not the favorites और उसकी वजह ही ये है। और अगर इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी अगर आप लीग टाइटल के 1 और 2 के लिए चैलेंज नहीं कर रहे by the last 2 matches, तो then you have to look at something that's majorly wrong with the coaching staff, the management or somewhere, because investment बहुत ज़्यादा हुई है। अच्छा, एक और भी एक अलार्मिंग बात है, कल यूनाइटेड ने एक और रिकॉर्ड भी बनाया है कि लॉन्गेस्ट अनबीटन स्ट्रीक अवे फ्रॉम होम 28, और ये अलार्मिंग इसलिए मुझे लगा कि जो दूसरी टीम जिसका उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था उनका इन्विंसिबल सीज़न था और वो एक सीज़न जीते थे और एक सीज़न सेकेंड आया था। तो इस पॉइंट पर जस्ट इमेजिन हाउ हॉरिबल दे वर एट होम to not that is win. my point again, कि जब कोई ओल्ड ट्रैफर्ड जाता है टीम सेट बैक, that is when United struggle. When United are playing away from home, नहीं वो आपने बात बिल्कुल एस्टैब्लिश कर दिया, तो वो बहुत they are really good team on the counter. Okay, from now from title contenders to let's talk about relegation contenders. जितना यूनाइटेड ने स्पेंड किया ऑन वारान, ऑन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और एक और भी तो एक बड़ी साइनिंग है सैंचो, जेडन सैंचो, उससे कई गुना ज़्यादा स्पेंड किया आर्सेनल ने ऑन प्लेयर्स जिनके मैं सच्ची बात है नाम भी प्रोनाउंस नहीं कर सकता। एंड राइट नाउ आर्सेनल इज़ लैंग्विशिंग प्रीटी मच एट, वेल नॉट प्रीटी मच, एट द बॉटम ऑफ द टेबल। और आर्सेनल का इस वक्त जो उनके फैंस हैं बहुत परेशान हुए हुए हैं इस वक्त। अगर आपने कोई नेटफ्लिक्स शो देख रहे हैं, आप सब छोड़ दें, सिर्फ आर्सेनल फ़ैन टीवी को आप ट्यून इन कर लें, बहुत एंटरटेनमेंट है। बट रेहान, व्हाट्स हैपनिंग एट आर्सेनल? मैंने जब आर्टेटा आए थे तो आई वाज के एटलीस्ट विद हिम कमिंग टू आर्सेनल देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ विजन इन व्हाट ही वांट्स टू अचीव। फुटबॉल मार्केट जो है वो एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड, वो बहुत चेंज हो चुकी है पिछले 3-4 साल के अंदर। और स्पेशली वो जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, प्लेयर्स की ट्रांसफ़र फीस की जगह वेजेस का इशू आता है, और वेजेस के साथ साथ आपको एजेंट मैनेजमेंट का इशू आता है। प्लेयर मैनेजमेंट से ज़्यादा इशू बन गया एजेंट मैनेजमेंट का।
आर्सेनल के जो प्लेयर्स आर्टेटा के टाइम पे थे और जो प्लेयर्स आ रहे थे, दे वर ऑल एक ही एजेंट के प्लेयर्स, ठीक है। एंड वी आई थिंक कि हमने पिछली दफ़ा जब स्पोर्ट्स लाउंज स्टार्ट किया तभी हमने ये पॉइंट आउट किया था कि द सेम एजेंट वाज ब्रिंगिंग इन प्लेयर्स। सो नाउ विद आर्टेटा कमिंग इन, इट वाज एक्सपेक्टेड कि चलो ठीक है, देयर विल बी सम चेंजेस। With Xhaka, they tried to and basically he had a brilliant Euro, everything. लेकिन they actually tried to offload him because they wanted to clear that area. Wages अपने clear करना चाहते थे, wanted to bring in someone else. But at the end, Roma वाली deal नहीं हो सकी जिसकी वजह से वो club में रहे. That is okay. You can still manage that. But why would Xhaka still be your captain? Despite knowing that he has those issues, his teammates have issues with him. And ये कोई अपने पास है, हम नहीं बोल रहे, दिस अ वेल डॉक्यूमेंटेड इशू नहीं। और चक्कर ये ना कि अगर आर्सेनल का आई थिंक करना हो तो आई थिंक द प्रॉब्लम इज एट द टॉप, एट द टॉप, यस। एंड It is आल्सो at the top. दे हैव स्पेंट 170 मिलियन ऑन देयर डिफेंडर्स, ठीक Yes. है। उसके बावजूद अगर आप ऐसे डिफेंड करते हैं तो यू नीड टू लुक एट द गाय हु इज ब्रिंगिंग दीज प्लेयर्स इन, यू नीड टू लुक एट कौन से एजेंट से वो प्लेयर आ रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज सम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स पिछली दफ़ा मैं पढ़ा, सम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स वर इनसेन के बेरिन का कॉन्ट्रैक्ट जो था, ही वाजंट इवन प्लेइंग बट ही वाज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड डिफेंडर्स इन द प्रीमियर लीग, ठीक हो गया, ठीक है। एंड वो कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट हुआ था उस सीजन के बाद, जिस सीजन में वो कम मैचेस खेला था। आई हैव अ फीलिंग कि आर्टेटा माइट नॉट बी एबल टू सी दिस सीजन आउट। यहाँ पर हालात इस वक्त किस तरह लग रही है। जस्ट वन थिंग टू बी फेयर टू आर्सेनल, अदर देन द ब्रेंटफोर्ड मैच, आप ये दोनों मैचेस जो उनके हुए थे, इफ यू हैड आस्क्ड मी एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन वुड दे विन दीस टू मैचेस, दे वुडंट हैव, चेल्सी एंड मैनचेस्टर सिटी। नहीं, लेकिन आप कुछ कर तो सकते थे ना, तभी यू कुड हैव प्रिपेयर्ड। अब जल्दी से ला लीगा पे बात करते हैं जी। ला लीगा पे कॉन्वर्सेशन में इसलिए कर रहा हूँ कि दो वजूहत हैं। एक तो ये कि सीज़न इस साल का जो सीज़न है, इस वक्त जो टीम है वो काफ़ी इवनली स्टैक्ड नज़र आ रही है, और दूसरी वजह यह है कि यू कैन सी ला लीगा लाइव ऑन जियो सुपर एवरी वीकेंड। और जो इस वक्त जो सबसे मज़ेदार मैच मुझे लगा पूरे वीकेंड का, आई नो वहाँ पर मैनचेस्टर सिटी ने भी 5-0 मारा और मैचेस भी बड़े ज़बरदस्त थे, लेकिन मुझे एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस वियारियल जो मैच था वो बहुत ही दिलचस्प लगा, जहाँ पर एटलेटिको केम बैक ट्वाइस। दूसरा जो उनका गोल हुआ वो तो उनका 95th मिनट में एक ओन गोल था, जिसकी वजह से जो डिफेंडिंग चैम्पियंस हैं दे वर एबल टू गेट आउट ऑफ द मैच एंड सेव देयर एम्बैरसमेंट। लेकिन उसके बाद सूरत हाल ये बनी कि इस वक्त आपके जो टॉप टेबल है उसमें पहली 6 टीमें जो हैं वो 7 पॉइंट्स पे बैठी हुई हैं। सो इस वक्त दिस लीग इज़ gearing up to be fun. ये आप कह रहे हैं अभी ये है, पिछले सीजन में 34 मैचेस बाद भी कोई टॉप 4 में कोई 2 या 3 पॉइंट्स का फ़र्क था। ला लीगा काफ़ी ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ द गैप बिटवीन द टीम्स इजंट एज बिग एज इट यूज्ड टू बी। उसकी वजह मैड्रिड और बार्सिलोना का सबको पता फाइनेंशियल इशूज़ हैं। On the other hand, there's one club that has made a lot of financial ground on both of them and now are one of the richest clubs in the world, which is Atletico Madrid. और डेट भी उनका बहुत ज़्यादा है, ये मैं सबको पहले बताता रहूँ, बहुत ज़्यादा डेट है। हम इसमें पहले भी शो कर चुके हुए हैं। लोग समझते ही हैं कि एटलेटिको की वो स्पेंडिंग पावर नहीं है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, They spend more money than Barca and Madrid in the last 4 years. ठीक है जी, वक्त हो रहा है इस पे ला लीगा पे हम और भी कॉन्वर्सेशन करते रहेंगे। आप ला लीगा के मैचेस, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, नो हार्म इन प्रमोटिंग दिस ओवर हियर, यू कैन वॉच दीज मैचेस लाइव ऑन जियो सुपर। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बेल्जियन ग्रांड प्री की ब्रीफली बात करेंगे एंड विल ऑल्सो लुक एट योर ट्वीट्स एंड योर क्वेश्चंस। देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। आपके सवालात पे बात करने से पहले एक ब्रीफली नज़र डाल लेते हैं बेल्जियन ग्रांड प्री पर, जहां पर कंट्रोवर्सी रही इस वीकेंड, क्योंकि हमने देखा कि जहां जब पोल पोजीशन की बारी आई तो वहां तक तो द कंपटीशन लुक्ड गुड। हमने देखा कि मैक्स वर्स्टैपन वाज सक्सेसफुल इन गेटिंग पोल पोजीशन, लेकिन जब एक्चुअल रेस की बारी आई तो इतनी बुरी बारिश हो रही थी कि जो सर्जियो पेरेज थे वो जब वहाँ पहुँच रहे थे ग्रिड पे, तो इवन वाइल रीचिंग द ग्रिड ही क्रैश्ड हिज कार एंड हैड एन एक्सीडेंट। उसके बाद एक सेफ्टी कंसर्न रेज हुआ। फिर ये हुआ कि एक सेफ्टी कार आगे लगी और 2 लैप किए गए सेफ्टी कार के पीछे। अब सेफ्टी कार के पीछे आपकी स्पीड कंट्रोल्ड होती है, यू कांट ओवरटेक, यू कांट चेंज योर पोजीशन, और उन्होंने 2 लैप्स किए। 2 लैप्स करने का मकसद ये था कि जो मैंडेटरी 2 लैप्स होते हैं कि कम से कम आपके 2 लैप्स कंप्लीट हो फॉर अ रेस टू बी कंप्लीटेड, उन्होंने वो किए। और उसके बाद जो पोल पोजीशन थी, जैसी स्टैंडिंग थी, उन्होंने विनर डिक्लेयर कर दिए एंड मैक्स वर्स्टैपन वन द रेस। इसका
हुआ ये, नतीजा ये हुआ कि जिस तरह आप कई दफ़ा क्रिकेट मैचेस में भी देखते हैं कि आपके मिनिमम ओवर कंप्लीट हो तो आपका मैच कंप्लीटेड कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे जब इस तरीके से रेस कंप्लीट हुई तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा जो रिएक्शन आया वो रेसेस की तरफ से आया, जिसके अंदर ये आपके सामने अगर हम इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर करें लुइस हैमिल्टन की, जो इस वक्त जो डिफेंडिंग चैम्पियन है एंड प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट एवर रेसर, उन्होंने कहा कि जी आज जो ये हुआ है ये मजाक हुआ था, सिर्फ जो लूज़र्स हैं वो खिलाड़ी हैं, सॉरी वो लोग हैं, फैंस हैं जो देखने के लिए आए थे, और ये हमने सिर्फ 2 रेसेस इसलिए की, 2 लैप्स इसलिए किए ताकि ये रेस कंप्लीट हो, इन फैंस को उनके पैसे वापस मिलने चाहिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कहा कि इट वाज ऑल अबाउट द मनी, सो इट कॉज्ड अ लॉट ऑफ स्टर, अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी, और इसके आने वाले दिनों में और भी पता चलेगा। और F1 के हर सीज़न में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी तो आपके सामने आती है, लेकिन इस रेस का नतीजा ये बना कि अगर आप इस वक्त 2021 की ड्राइवर स्टैंडिंग देखें तो इस वक्त लुइस हैमिल्टन स्टिल एट द टॉप, लेकिन उनका और वर्स्टैपन का गैप अब सिर्फ 3 पॉइंट्स का रह गया है। सो दिस इज़ वेयर वी स्टैंड एज फार एज F1 इज़ कंसर्न, एंड वी विल ब्रिंग यू अपडेट्स in the future as well. अब चलते हैं जी आपके। Just say Hamilton is probably the greatest racer ever. Yes, it pains me because कुछ Michael Schumacher fan, लेकिन the numbers, मैं सेना से ऊपर शूमाकर को रेट करता हूँ, आप लोग जो मर्जी कहते रहें। हाँ जी, अब चलते हैं जी इस वक्त, तो दैट वुड मेक सेना द 3rd बेस्ट। अब चलते हैं जी आपके ट्वीट्स की तरफ से, आपके ट्वीट्स की तरफ चलते हैं जी। आपके सवालात आए, हर दफ़ा की तरह हम आपके मशकूर हैं कि आपने अपने सवालात हमें भेजे। लेट्स हैव द फर्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन प्लीज़। पहला जी उस्मान अली का है, उन्होंने कहा जी व्हाट अबाउट पाकिस्तान फुटबॉल लीग, ये कब स्टार्ट होगी, कहाँ खेली जाएगी, कितनी टीम्स होंगी, प्लीज़ एक शो पर जैब खान साहब को के साथ करें। जैब खान साहब आई बिलीव इसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। मैं उस्मान साहब आपको आप मुझे पता है बड़े अरसे से आप भी ये ट्वीट भेज रहे थे और लोग भी ये कर रहे थे। मैं आप लोगों को, वैसे आप लोगों ने नोट किया होगा कि हर शो में अवॉइड करता हूँ पाकिस्तान फ़ुटबॉल पे बात करना, और उसके पीछे मैंने कहा आज मैं फिर मौका लेता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो पाकिस्तान फ़ुटबॉल को फॉलो कर रहे हैं उन्हें शायद ये भी पता होगा कि हाल में ही कुछ इंकशाफात किए थे PFF के, जो इस वक्त प्रेजेंट जो भी उस बिल्डिंग को ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं, अशफाक ग्रुप के लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर से कुछ ऑडियो लीक्स हुई थी। उन ऑडियो लीक्स में मेरा नाम भी सामने आया था, और मेरा नाम जब सामने आया था तो उसके बाद मैं चाहे उस पर राइट कमेंट करूं या लेफ़्ट कमेंट करूं, आई कैन नॉट बी परसीव्ड एज बीन ऑब्जेक्टिव। तो इस वजह से मैं इस वक्त PFF या पाकिस्तान फ़ुटबॉल से रिलेटेड कोई भी बात हो उस पर कमेंट करने से गुरेज़ करता हूँ। लेकिन क्योंकि आपने बार बार सवाल पूछा और मुझे आई कैन इमेजिन कि आप एक फ़ैन हैं जो बहुत बेचैनी से इसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं आपको बड़ा ऑनेस्ट बताता हूँ, मुझे GSV के बारे में कोई उस तरीके से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे ये तक नहीं पता कि इस वक्त लीगल स्टैंडिंग क्या है। मुझे ये ज़रूर पता है कि जो इस वक्त नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, जो ख़ुद भी इस वक्त लिम्बो में है, उनके भी एक मेंबर ने इन पर लीगल नोटिस दायर किया हुआ है। उसकी क्या स्टैंडिंग है, अगेन आई डोंट नो अबाउट दिस, लेकिन मैं अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई भी इस वक्त सम फुटबॉल इज़ बेटर दैन नो फुटबॉल, तो जैसे जैसे इस पर आगे इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। हाँ, अलबत्ता ये मैं आपको ज़रूर बता दूं कि क्लोज लीग्स विद द एक्सेप्शन ऑफ प्रोबेबली MLS एंड द ऑस्ट्रेलियन लीग, इट्स नॉट द नॉर्म। तो इस पे अगर एक एतराज़ उठेगा तो वो ये भी उठेगा, क्योंकि काफ़ी हद तक ISL मॉडल पे बेस्ड है, और ISL को भी इवेंचुअली अपने आप को क्योंकि जो भी लीग बनती है उसकी AFC के साथ भी एफिलिएशन होती है। अगर इस वक्त AFC और FIFA आपकी PFF को नहीं रिकग्नाइज़ करे तो आपकी लीग्स को कहाँ रिकग्नाइज़ करेंगे। सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू दिस, सो दैट इज़ वाई आई मतलब मैं आपके साथ माजरत कर रहा हूँ कि आई डोंट नो मच about this and I don't think इस पे मैं फिर और कोई further comment कर सकता हूँ। I think we'll do something on this and we'll invite some guests. हाँ, जो उनके मुंह से, वो जिस तरह जे लेनो ने माइकल जैक्सन के केस में नहीं किया था कि उसने जो जोक्स क्रैक करने थे उसने और लोगों से क्रैक करवाए थे, मैं भी फिर वही वाला काम करूँगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। लेट्स हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। रेहान, कहा जाता है कि कोचिंग ऐसी होती है जो ग्रास रूट लेवल पर होती है, और हम चाहते हैं कि हमारे बेस्ट कोचेस हमारी नेशनल साइड के साथ हों रादर देन दी अंडर 19। प्लीज़ रिफ्लेक्ट अपॉन द रोल ऑफ कोचेस इन द मॉडर्न एरा। 100% true, this statement.
उसकी वजह यह है कि जब आप एक नेशनल टीम लेवल के प्लेयर आते हैं या आप हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं या इवन आप उस कंट्री की हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लीग क्रिकेट खेलते हैं, विच इज़ PSL इन पाकिस्तान, तो आपकी ऑलरेडी जो टेक्निक्स वगैरह बिल्ड हो जाती हैं। प्लेयर ख़राब तब होता है जब वो जो चीज़ उसने कोई 1000 दफ़ा प्रैक्टिस करके जो पहुंचा है, फिर उसको आप चेंज करवाने की वहाँ पर कोशिश करें तो प्लेयर भी ख़राब होता है, उसकी परफॉर्मेंस भी डिप करती है। उसका बेहतर तरीका है कि आप उसे अडेप्ट करना आप उसको अडेप्ट करना सिखाएं। जो मॉडर्न कोचेस होते हैं इंटरनेशनल टीम्स के, आप किसी भी कोच की बात करें, ट्रेवर बेलिस की बात करें, आप किसी जिन्होंने ट्रेवर बेलिस के साथ काम किया, आप उनसे पूछें कि कितनी टेक्निक चेंज करवाते थे या क्या उनका इनपुट होता था। I've been lucky enough to work with Dean Jones, Johan Botha, you've been lucky enough to work with Andy Flower. ये लोग उस तरह के नहीं है कि आपकी टेक्निक चेंज करवाने लग जाएंगे, ये उस तरह के हैं कि दे विल इक्विप यू कि ये स्ट्रैटेजी है, ये चीज़ हमने करनी है, व्हाट डू यू थिंक इज़ योर स्ट्रेंथ, देयर इज कन्वर्सेशन। नहीं, लेकिन जो यंगर प्लेयर्स हैं ना उनके साथ तो एंडी डज टेक आउट टाइम टू वर्क विद देम एग्जैक्टली, बट वही मैं कह रहा हूँ, यंगर प्लेयर के लिए वो है, ठीक है, जो प्लेयर डेवलप हो चुका है उसके लिए नहीं है, उसको आपने पॉलिश करना है। ठीक है, यंगर प्लेयर्स उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है, अंडर 19 लेवल के ऊपर या कुछ उसके ऊपर आपको कोचेस चाहिए, और कोचेस नेसेसरली, अ ग्रेट प्लेयर इज़ नॉट नेसेसरली अ ग्रेट कोच, अ ग्रेट कैप्टन इज़ नॉट नेसेसरली अ ग्रेट पर्सन फॉर स्ट्रैटेजी व्हेन ही इज़ नॉट प्लेइंग। व्हाट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज़ कि हर चीज़ के लिए आप स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं। अब जिस तरह आपने डोमेस्टिक कोचेस की बात की, शाहिद अनवर को मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ कि जिस तरह वो यंग प्लेयर्स को डेवलप करते हैं, या अब्दुलरहमान साहब को बहुत हाईली रेट करता हूँ। दीज आर नॉट बिग इंटरनेशनल नेम्स, बट वो इनको अगर आप कोशिश करके अंडर 19 वगैरह के साथ काम करवाएंगे, आपको रिजल्ट्स निकलेंगे उसमें। ठीक है, अगर आपने अब फॉर एग्जांपल आपका कोई ग्रेट प्लेयर आपको लगता है टेक्निकली बहुत साउंड है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स विद द यंगर गाइज बहुत अच्छी है, तो फिर आप उसको अंडर 19 में भेजें। सबसे ज़रूरी चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल। एक 19 साल का बच्चा या 18 साल का बच्चा जब एक ग्रेट पाकिस्तानी प्लेयर से मिलता है और वो आगे से उसको थोड़ी बदतमीजी से बात करता है, तो वो बच्चा कभी नहीं सीख सकता डर के। देयर हैज़ टू बी अ कम्युनिकेशन लेवल देयर। ठीक हो गया जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। हमारा अगला सवाल कामरान की तरफ से है, व्हाट इज़ द बेस्ट फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ऑप्शन फॉर पाकिस्तान फॉर T20 वर्ल्ड कप। कामरान, अगर आप गौर करें ना, तो हमने पिछले कुछ सालों में सिर्फ फ़हीम को ही ट्राई किया हुआ है, और आई थिंक उस लेवल पर अब इस वक्त सिर्फ फ़हीम को ही कंसिडर किया जा रहा है, बिकॉज आई नो हर दफ़ा बात होती है ना आमिर यामीन को उसके बाद फिर चांसेस मिले हैं, ना उसके बाद आई मीन रेहान, लेट्स बी ऑनेस्ट, कोई भी आपका ऐसा, और फ़हीम का भी ये चक्कर है कि फ़हीम इज़ अ वेरी मज़ेदार किस्म का केस। मेरी अंग्रेज़ी उर्दू दोनों बिल्कुल इस वक्त मिक्स होकर आई हैं। मज़ेदार किस्म, वेरी मज़ेदार किस्म, वेरी मज़ेदार किस्म लाइक केस, जिसके अंदर टेस्ट के अंदर उसकी बैटिंग इज़ सेकंड टू नन, लेकिन T20 में उसकी बॉलिंग इज़ राइट अप देयर विद सम ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड। या द अदर थिंग इज़ कि जब आप ये बात करते हैं कि किसको लेकर आना है टीम के अंदर, और मैं आई एम आमिर यामीन का, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ आमिर यामीन। आमिर यामीन बैटिंग इज़ बेटर देन हिज बॉलिंग, ठीक है, और उनकी बैटिंग जो है आई ऑलवेज थिंक कि अंडर यूटिलाइज होती है। जहाँ तक बात है फ़हीम की, आप बात करें, अब एक साइड पे हम कहते हैं कि हमने डोमेस्टिक परफॉर्मेंस से प्लेयर को जो है वो इंटरनेशनल में खिलाना है। अब डोमेस्टिकली अगर आप सारे ऑलराउंडर्स, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स को कंपेयर करें, तो द गाय हु इज़ प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट, वो किसी वजह से वो खेल रहा है। येस, हिज फॉर्म इज़ नॉट देयर, बट अब आपके पास वसीम जूनियर एक ऑप्शन है। वसीम जूनियर इज़ अ वंडरफुल ऑप्शन। आपके पास आमिर यामीन एक ऑप्शन है, और मैं फिर वही बात करूँगा कि अगर आपने आमिर यामीन को आप इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपकी मैनेजमेंट की गलती है कि पिछले 2 साल से जब आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, 2 साल आपने हर टीम, यार आपने जिम्बाब्वे से सीरीज़ खेली है, उसमें खिला लेते यार, किसी को ट्राई कर लेते। मुझे रेहान का ये और मोड बड़ा पसंद है, जब रेहान की फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल होते हुए वो फिर यार यहाँ तक आ जाता है। अच्छा जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। हमारा अगला सवाल ये 2 टियर का सवाल है रेहान, और ये मैंने सवाल जानबूझ के स्क्रीन पर रखा है। अहमद कहते हैं कि परफॉर्मेंसेस इन टेस्ट, अज़हर अली का बताया, पुजारा के साथ कंपेयर किया, असद शफीक के साथ किया, उन्होंने अजिंक्य रहाणे के साथ कंपेयर किया, फिर उन्होंने जो अपना अगला जो सवाल था, जो एक्चुअल सवाल है वो अगली ट्वीट में है, वो उन्होंने कहा कि जी इन सब के सिमिलर करियर हैं, लेकिन वहाँ पर इन्हें रिस्पेक्ट मिली, इन्हें हाइप मिली, जबकि हम यहाँ पर अपने खिलाड़ियों को पुल डाउन करते हैं। मैं रेहान, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू एन आंसर फॉर दिस, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्रिपेयर अ पीस वेयर यू कंपेयर असद शफीक एंड द प्रेजेंट ऑप्शंस दैट वी हैव, एंड असद शफीक्स करियर के वो कैसा था, और उसमें ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि अब आई नो कि हम
फील्डिंग की भी बड़ी बातें करते हैं, तो ऑल्सो कवर हिज फील्डिंग एस्पेक्ट। जस्ट वन थिंग ऑन दिस क्वेश्चन, आई लव दिस क्वेश्चन बिकॉज इज एब्सोल्युटली राइट इन द फैक्ट कि हम अपने हीरोज को उस तरह चेरिश नहीं करते। अब अगर आपको एक बंदे ने वर्ल्ड कप जिता दिया, ठीक है, चाहे उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ वही टूर्नामेंट खेला, वो तो उसने आपको जिताया ना, दैट इज़ हिज लेगेसी, एन्जॉय दैट लेगेसी। पाकिस्तान में द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ प्लेयर दैट इज़ पुट ऑन हिम बाय यू नो पीपल लाइक अस फैंस एंड एक्स प्लेयर्स इज़ अनरियलिस्टिक, ठीक है। हर प्लेयर, इवन कोहली का बैड पैच आया यार, एवरीवन सीज व्हाट कोहली इज गोइंग थ्रू, डजंट मेक हिम अ बैड प्लेयर, ठीक है। लास्टली इसमें ये बात करूँगा कि पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है ये कि जब कोई प्लेयर परफॉर्म कर रहा हो उसको आप उस मोमेंट पे चेरिश करें। इंजरी भी होती है प्लेयर को, आउट ऑफ फॉर्म भी होता है, लेकिन जो उसकी अचीवमेंट्स हैं उनको अंडरमाइन ना किया करें, ठीक है। स्पेशली मुझे समझ नहीं आती कि जो लोग ये स्पोर्ट खेले हैं उनको पता है, वो खुद ये बताते हैं सबको कि क्रिकेट बहुत अजीब चीज़ है, वन डे यू आर अप, नेक्स्ट डे यू आर डाउन, और वही लोग देन दे पुट अदर पीपल डाउन, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। ठीक होगी जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम अपने शो को ख़त्म करेंगे। नादे अली पूछ रहे हैं कि व्हाट स्पिन ऑप्शंस डू यू थिंक वी शुड गो विद फॉर द वर्ल्ड T20? क्या हमें अपनी फर्स्ट चॉइस के साथ स्टिक करना चाहिए या क्या हम कुछ डिफरेंट करें? हाउ डू दे स्टैक अप अगेंस्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड? अच्छा सवाल है, आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर हम पहले तो फर्स्ट चॉइस को डिटर्मिन करें, हमारी फर्स्ट चॉइस एक तो हमारा वाइट बॉल का वाइस कैप्टन है, एक साथ में हमारे पास एक लेग स्पिन प्रोडिजी है हु वेल लेट्स बी ऑनेस्ट ही इज़ नॉट दैट कंसिस्टेंट बट ही इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड। फिर हमारे पास नवाज़ है जो इन जिन कंडीशन में आपका वर्ल्ड कप होना है इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव देयर, और एक आपके पास इमाद है जो दुनिया में पावर प्ले में इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल। आप ये मत भूलें कि आपका हफीज़ इज़ आल्सो बॉलिंग, आपका हफीज़ इज़ आल्सो बॉलिंग। आप जो कह रहे हैं कंपेयर्ड टू द वर्ल्ड, तो ओनली अफगानिस्तान कम्स क्लोज टू स्पिनर रिसोर्सेज दैट पाकिस्तान हैज़ T20 स्क्वाड के अंदर। और आप ये ज़रूर कंसिडर करें, आप जितनी मर्ज़ी बात करेंगे जी इमाद या नवाज़ या शादाब जो हैं वो उनकी फॉर्म अप एंड डाउन, ये वो उनकी यूएई में फॉर्म आप देखें व्हाट देव डन इन यूएई। तो पाकिस्तान, मैं बार बार यही बात करता हूँ कि पाकिस्तान शुड बी रियली डिसअपॉइंटेड अगर वो सेमीफाइनल्स तक नहीं पहुंची वर्ल्ड T20। ठीक है जी, हमें एक आई थिंक एक ट्वीट का टाइम और निकला है जी, अगर हम एक और ट्वीट को ले सके। मन्नान पूछ रहे हैं पॉसिबल सॉल्यूशंस टू आवर मिडिल ऑर्डर बैटिंग बोल्स इन T20 इंटरनेशनल्स। सीम्स लाइक वी हैव सो मेनी बैटर्स हु कैन बैट एट इन टॉप 3। ऑल्सो इज देयर अ केस ऑफ देम नॉट गेटिंग इनफ बॉल्स विद बाबर रिजवान कॉम्बो प्लेइंग फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, प्लीज़ डिस्कस। हमने ये वाली बात एक दफ़ा शो में पहले भी की थी कि क्या नाम है, जब बाबर और रिजवान इतना आपके जो आपके दो बेस्ट बैट्समैन हैं इतने स्टेबल तरीके से इतनी लंबी इनिंग्स खेल लेते होते हैं, तो उसके बाद जब भी उनकी कोई डिसमिसल होती है और अगर वो अराउंड द 10th और 11th ओवर मार्क हो रही है तो उसके बाद पीछे इतनी बॉल्स बचती नहीं है फॉर एनीवन एल्स टू कम इन टू गेट सेट। तो सबसे एक्सपेक्टेशन फिर यही होती है कि आप फिर स्कोर करें एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 250 200, जो हर दफ़ा नहीं हो सकता, तो आपको थोड़ा सा खुद भी पेशेंट होना पड़ेगा। दूसरा ये अगेन, और एक्सप्लोसिव बैट्समैन को फिर आपको खिलाना पड़ेगा। बैट्समैन जो आप एक्सप्लोसिव बैट्समैन किस तरह खिलाएंगे? एक्सप्लोसिव बैट्समैन 2 दफ़ा 10 पे आउट होगा, तीसरे मैच में आप उसको ड्रॉप कर देंगे। पाकिस्तान हैव ट्राइड आसिफ अली, आज़म खान, खुशदिल शाह, सुहेब मकसूद, ऑल दीज गाइज। आप मुझे इनमें से एक बता दें जो इन कंसिस्टेंटली 5 मैचेस इन अ रो T20 खेला हो पिछले 2 साल में, 5 इन अ रो। आई एम नॉट आस्किंग 6 7 8 9, 5 इन अ रो। नहीं, क्योंकि आपने जानबूझ के 5 कहा ना, क्योंकि आपको नंबर आप चेक कर आए थे कि आपने आपने किसका कहना है। चलें 3 इन अ रो करें 3 यानी सुहेब मकसूद इंग्लैंड सीरीज़ खेले हैं, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद वो एकदम बाहर हो गए टीम से। फिर आप आज़म खान जो हैं उनको आप लेके गए, आसिफ अली को काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिले लेकिन एक इनिंग्स ड्रॉप, फिर एक इनिंग्स। खुशदिल को लेके गए, उसने पता नहीं 1 या 2 इनिंग्स खेली। उसके अलावा जितने भी लोग आप ट्राई करते हैं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन किस तरह बनेगा अगर वो 5 से 6 मैच लाइन में नहीं खेलेगा? अच्छा, फिर रेहान मैं फिर वही वाली बात करता हूँ जो हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बड़ी बात करते हैं अपनी, जब हम अपनी साइंस चढ़ा रहे होते हैं। नॉट अ बैड आइडिया टू कंसिडर सेंडिंग योर ऑलराउंडर एट 4। Yes, it is a low value wicket, you have nothing to lose. That is
मुझे इस पे हम प्रॉपर शो करेंगे कुछ क्लिफ हैंगर के साथ मैं छोड़ूं। रेहान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये था जी हमारा शो। आपको कैसा लगा अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। कल रात रेड बुल कार्ट फाइट का फाइनल हुआ लाहौर में, बहुत दिलचस्प मुकाबले हुए। आई वेंट देयर एंड आई कवर्ड देम। तो हमारी जो अगली एपिसोड होगी उसमें हम आपके लिए एक एक्सक्लूसिव एपिसोड लाएंगे जिसके अंदर हम कवर करेंगे कार्ट फाइट पर। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का माहौल था, फैमिलीज़ भी आई हुई थी, आपके पास रेसर्स कराची से भी थे, इस्लामाबाद से भी थे, लाहौर से तो थे ही, और उसके अलावा साथ में ही पार्कोर हो रहा था विच वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर टू पार्कोर एंड इट वाज वंडरफुल टू सी कि पाकिस्तान के पार्कोर एथलीट्स क्या कर रहे थे। तो अगली एपिसोड में वील कवर दैट इन डिटेल। लेकिन अगली दफ़ा तक के लिए हैदर अज़हर को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।